नमस्कार, मैं रेणु जैन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का नॉकआउट एजुकेशन पर, जो कि आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में हर विषय की क्लास। ठीक है, और मैं रेणु जैन आपका स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह। और हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वाक्य विचार के बारे में, जिसमें हमने वाक्य के 2 अंग उद्देश्य विधेय के बारे में पढ़ा और उसी के साथ 2 प्रश्न भी, या यूँ कहूँ कि ट्विस्ट भी मैंने दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए और उनको जानने के लिए। और आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताइए। मैंने आपको कहा था कि हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से प्राइज़ कर देंगे, पुरस्कृत करेंगे उस विद्यार्थी को जो सबसे ज़्यादा उत्तर देगा। तो मैंने आपको इसी के साथ साथ 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में स्थित, या यूँ कहूँ कि पाठ्यक्रम के अनुसार वाक्य पढ़ने शुरू किए थे, जिसमें मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आपको बताए थे, 8 प्रकार के वाक्य बताए थे, और जिसमें से मैंने लिखे विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, संकेत, संधि, इच्छा, विस्मय आदि बोधक, है ना। और जिसमें से मैंने आपको 2 वाक्यों का वर्णन भी कर दिया था, प्रश्न, निषेध। किनका वर्णन कर दिया था? प्रश्न और निषेध। निषेध जिसमें मना करने की क्रिया हो, अर्थात ना कहा जाए। प्रश्न जब आप उसमें किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगा हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। इंग्लिश में हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और निषेध को नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को इन शब्दों को समझने में कठिनाई ना हो, सरलतम रहे, है ना, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन भी डाल दिया है। चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं और अपनी संरचना में आगे बढ़ते हैं और अपने ढांचे को तैयार करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बुनियादी होना चाहिए। क्योंकि जब नींव कमज़ोर रह जाती है ना, तो उस पर किसी भी महल को, घर को खड़ा करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और अन्य शब्दों में कहें तो हमारे मम्मी पापा बहुत बार एक कहावत भी बोलते हैं, आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। तो हम यहाँ जितना भी पढ़ें, शुद्ध तरीके से पढ़ें, समझने का प्रयास करें, वह अपनी नींव को थोड़ा और सुंदर, सुदृढ़ और पक्की बनाएं, ताकि हमारी जब महल खड़ा हो या हमारी बिल्डिंग उस पर खड़ी हो तो वो एकदम स्थिर रहे, हिले नहीं। ठीक है ना। चलिए, पहला है हमारा विधान। विधान को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कैसे? जो सिंपल हो, जिसमें हमारे किसी कार्य के करने का बोध हो। अब मैं क्या कार्य कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कार्य कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको इसका कि मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल सामान्य बात है, सामान्य क्रिया हो रही है, सामान्य रूप से मैं आपको समझा रही हूँ, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? विधानवाचक। निषेध में मैंने कहा था कि ना की क्रिया आएगी, मना करने की क्रिया आएगी। मना करना यानी कि नो कहना। जैसे कि इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, आज वर्षा नहीं होगी। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, आज वर्षा नहीं होगी। इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? निषेधवाचक वाक्य। इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक। मैंने आपसे कहा था जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है या प्रश्न पूछता है, मैं भी तो पूछती हूँ ना कि इसका क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा, मोबाइल का मतलब बताइए, दूरभाष का मतलब बताइए, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करता है। तो मैंने अपने वीडियो में अलग अलग तरीके से आपसे अलग अलग रूप में प्रश्न पूछे हैं। अगर आपको लिखित में दिखाई देगा तो ऐसा चिन्ह भी उसके अंत में दिखाई देगा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयाति बहुत प्यारा लगता है मुझे। क्यों? इसमें हमारे भाव व्यक्त होते हैं। हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ को देखकर हमें गंदगी का एहसास होता है, या हम हंसते हैं, खुश होते हैं, खुशी की भावना हमारे अंदर आती है। जब हमारे अंदर अलग अलग तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों को वाक्यों द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो उन प्रदर्शित वाक्यों में जब हमारी भावनाएं दिखती हैं, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रेम, ये भाव नजर आते हैं, विस्मय होता है, तो वहाँ क्या आएगा? विस्मयादिबोधक। अब सपोज
आप लोगों का कोई एक मित्र अमेरिका में रह रहा है, वहाँ बैठा पिज़्ज़ा खा रहा है, आपने उसको ईमेल किया, क्या भाई कहाँ हो, बात ही नहीं करते हो, बहुत बिजी हो क्या, आप उसको बहुत याद कर रहे हो ना। और वो आपको हैरान करने के लिए आपको सरप्राइज करना चाहता है और वो अमेरिका से भारत आ जाता है, चुपके से आपके घर में घुसता है और सबको बोलता है बताना मत मैं आ गया हूँ, और धीरे से आपके कमरे में आता है और आपकी आंखें बंद कर देता है, बोला पूछा कौन हूँ मैं बताओ तो, है ना। और आप गैस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कौन होगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को अपने सामने उस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आएगा या नहीं, या उसको अपनी आंखों के सामने देख नहीं पा रहे हैं। वो आपके लिए कहाँ बैठा है, अमेरिका में, लेकिन वर्तमान समय में वो आपके पीछे खड़ा है और अचानक से आप उसको देखते हो, हैरान हो जाते हो, अरे तुम आ गया, अरे फिर उसको गले लगा लेते हो, उसके हाथ मतलब अनुनय विनय करते हो, उसको अपने मन के भाव बताते हो, कई बार आंखों में आंसू आ जाता है। तो ऐसे भाव कौन से वाक्य में आते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्यों में। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा के भाव आए उसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादिवाचक वाक्य। देखो इसका एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, थू थू कितनी बदबू आ रही है ना। ये विस्मयादिवाचक का एक उदाहरण है। प्रश्न में तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। निषेध का मैंने लिख दिया, आज वर्षा नहीं होगी। सामान्य सूचना दे रहे हैं कि मैडम हमें पढ़ा रही हैं, मम्मी खाना बना रही है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है और उस क्रिया को आप किसी दूसरे को बता रहे हो, विधान। नहीं बता रहे हो, निषेध। प्रश्न कर रहे हो, मम्मी कहाँ है, प्रश्न। अरे मम्मी आज किचन में है, विस्मय। आज्ञा क्या होता है, देखो हम आज के टाइम में मतलब सरवाइव कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि हर सिचुएशन में, हर स्थिति में अपने आप को प्रबल बना सके, अपनी प्रबल इच्छा के साथ खूब सारे चीज़ों को सीख कर अपनी क्रिया को आगे बढ़ा सके, है ना। अब देखो आपके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर आया है, आपको आमंत्रित किया गया है एक सम्मेलन में और उस सम्मेलन के मुख्य वक्ता आप हो, है ना, मुख्य वक्ता आप हो। मम्मी ने आपसे पूछा बेटा किस चीज़ का पत्र है, किस चीज़ का संदेश है। आप कहते हो मम्मी मुझे सम्मेलन में बोलने के लिए बुलाया गया है, मैं मुख्य वक्ता हूँ। तो आपकी मम्मी कितनी खुश होती है ना, अपने भाव बता नहीं पाते लेकिन उनके चेहरे के भाव हमें हैरान करते हैं, वो विस्मयादिबोधक वाक्य है। इसके बाद आपके पापा को पता लगता है और आप अपने पापा से कहते हो पापा क्या मैं सम्मेलन में बोलने के लिए चला जाऊँ। आपने आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी, उन्होंने आपको अनुमति दी, आज्ञा दी और आप उस सम्मेलन में जाकर बोलते हैं, उनके मान सम्मान को बढ़ाते हैं। तो वहाँ कौन सा होगा, आज्ञावाचक। कौन सी, जब हम आज्ञा या अनुमति लेते हैं या देते हैं इसका बोध हो तो वहाँ कौन सा वाक्य आएगा, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आज्ञावाचक वाक्य में मैं ये भी कह सकती हूँ, अध्यापक विद्यार्थियों को बहुत सारे निर्देश देते हैं ना, नकल नहीं करनी है, ये भी आज्ञा है। आप क्लास के बाहर जाकर बैठ जाइए, ये भी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को दिया गया निर्देश और एक तरह से आज्ञा है। बच्चा कहता है मैडम पानी पीने जाऊं, अब बच्चा अनुमति मांग रहा है ना अपने अध्यापक से, तो वो भी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। समझ में आई? आई होप, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। इच्छा को तो आप सभी समझते हैं, मनमानी करना, है ना। मनमानी नहीं होता है इच्छा का मतलब। इच्छा क्या होती है, हमारे अंदर का भाव है जो बहुत बार उत्पन्न होता है, बहुत अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग रूप में, है ना। लेकिन जब वही इच्छा आशीर्वाद का रूप ले ले, प्रेम का रूप ले ले, सामने वाले को खुश होकर कोई अच्छी दुआ दे, खुश होकर आशीर्वाद दे, खुश होकर उसको गले लगा ले, तो ये उसकी खुद की इच्छा में शामिल है ना। अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ,
है ना। तो मेरे पढ़ाने से मेरी मम्मी बहुत खुश है, और वो अपनी खुशी से, मेरे मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खुशी से, अपने मन की इच्छा से मेरे लिए बोलती है जाओ आप सफल बनो। आशीर्वाद दिया ना। या मेरी सासू माँ मुझे बोलती हैं हाँ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो, खुशी से बोला। ये भाव उनके खुद के मन से मेरे लिए अपने से निकले हैं, वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं। मेरी आशा है कि तुम फलो फूलो, मेरी इच्छा है कि तुम उत्तीर्ण हो जाओ RAS के परीक्षा में, ठीक है ना, लोक सेवाएं, उनकी परीक्षा में पास हो जाओ। अब हमारे मम्मी पापा, दीदी भैया, अंकल आंटी, चाचा, पड़ोस के चाचा आंटी, दीदी भैया हमारी प्रगति को देखकर खुश होते हैं, और उस खुशी से वो खुद की इच्छा से हमें कोई दुआ, आशीर्वाद, प्यार, विनय करते हैं। वो क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद संदेह। संदेह से तो मैं समझ में ही आता है डाउटफुल केस होगा कोई भी। संदेह का मतलब क्या हुआ? डाउट। अब किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं या कोई कार्य हो रहा है, अब वो पूरा होगा या नहीं होगा, किसी भी कारणवश उस कार्य के होने पर हमें संदेह उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संदेहवाचक। उदाहरण के लिए, आज वर्षा होगी या नहीं, मतलब बादल तो हैं, मौसम खराब हो रखा है, फिर हम अनुमान व्यक्त करते हैं कि आज वर्षा, बारिश होगी या नहीं। संदेह है ना, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, दोनों के 50-50% चांस है। अगर थोड़ी बहुत बूंदें गिर जाती हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद आज तेज बारिश हो, है ना, शायद आज तेज बारिश हो, शायद वह दिल्ली जा चुका है। अब उसको कंप्लीट पता नहीं, डाउट है कि वो जा चुका है या बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इस तरह के बातों पर जब हमें संदेह होता है, क्या वो सुधर जाएगा? तुमको लगता है वो सुधर जाएगा? अरे मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, फिर फ़ोन करके पता करते हो, कंफर्म करते हो, है ना। तो जब तक वो बात हमें कंफर्म नहीं हो जाती, पूर्ण रूप से उसके होने का हमें ज्ञान नहीं हो जाता, या उसके होने पर हमें किसी भी रूप में संदेह प्रकट होता है, या हमारा मन उस चीज़ को बोलता है शायद हो भी सकता है शायद नहीं भी, तो वहाँ कौन सा वाक्य आएगा? संदेहवाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों में कार्य के होने पर संदेह उत्पन्न हो, जैसे आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। अब आखिरी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आज के लिए आखिरी, अर्थ के आधार पर 8वां भेद संकेत। संकेतवाचक क्या होता है? जब हम किसी को कोई दिशा की ओर इशारा कर देते हैं, कहीं किसी सामान को उठाने की ओर इशारा कर देते हैं, किसी को कोई भी कार्य करने के लिए इशारा कर देते हैं और उसको समझाते हैं इशारों के द्वारा, संकेत करते हैं उस कार्य को करने के लिए, वो क्या होता है? संकेत। इसमें क्या होता है? दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? पहला कार्य दूसरे कार्य पर अपने आप को पूर्ण करने के लिए निर्भर होता है। जैसे वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ ना, आपके लिए इजी रहेगा समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जानना, इसमें कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। बाकी बोर्ड भी इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वाक्य हम डिस्कस कर लेते हैं, सही है ना। देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, संकेत वाचक। कौन सा भेद? संकेत वाचक। देखो संकेत क्या है? वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। अब पहली क्रिया इसमें क्या है? वर्षा का होना। दूसरी क्रिया इसमें क्या है? फसल का वर्षा पर निर्भर होना।
पहली क्रिया वर्षा का होना, दूसरी क्रिया फसल का अच्छा होना। तो आप मुझे बताओ, बारिश पर कौन डिपेंड कर रहा है, कौन निर्भर कर रहा है? फसल। तभी तो किसान कह रहे हैं ना कि फसल का अच्छा होना बारिश के होने पर निर्भर करता है। अगर बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से खुलकर बारिश होगी तो हमारी फसलों को पानी अच्छे से मिलेगा। और कहते भी है ना खेती के अंदर कि बारिश का पानी फसलों के लिए अमृत के समान है। तो जब बारिश अच्छी होगी तो फसल भी क्या है, सुंदर होगी, अच्छी होगी, और हमें उसका मुनाफा बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो पहली क्रिया का या किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संकेत। इसमें संकेत दिया है ना कि वर्षा के होने पर ही फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो आज आपने देखा, हमने पढ़े हैं वाक्य के पहले प्रकार अर्थ के आधार पर। वाक्य के जो भेद है कितने हैं? 8 हैं। विधान, इच्छा, आज्ञा, प्रश्न, संधि, संकेत, निषेध इत्यादि, विस्मय आदि आदि। इनके बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन कीजिए, थोड़ा और जानिए। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं वापस आऊँगी आपको इनकी एक कार्यपत्रिका बनवाऊंगी। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के वाक्यों पर विचार करेंगे। बहुत सारे अलग अलग वाक्य भी हैं जो हमें इनको समझने सीखने में बहुत आसानी कर देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, जान पाएँ और हमारे दिमाग में वो हमेशा के लिए छप जाए। तो हम उसका एक क्या करेंगे, कार्यपत्र बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे या अभ्यास पत्रिका बनाएंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आपके लिए हम लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवा पाएँ, इसका भी हमें इशारा दे दीजिए कि मैम जल्दी से आइए, सर जल्दी से आइए और हमारे लाइव क्लास प्रोवाइड करवाइए, तो हम हिंदी को और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ पाएंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी क्वेश्चंस, प्रश्न मैंने पूछे हैं कमेंट में लिखकर उनके आंसर दीजिए। प्लीज़ देखिए, जानिए, समझिए और रेणुजन के साथ जुड़े रहिए अलग अलग नए नए तरीक़ों से सीखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी कहानी के साथ मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।